ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फ़याज़ अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में आप सभी का फिर से इस्तकबाल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी 8वीं जमात की साइंस की किताब का बाब नंबर 7 क़ुव्वत और दबाव पढ़ रहे थे। तो चलिए, इससे पहले कि हम आज की क्लास का आगाज़ करें, शुरुआत करें, हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके मुतालिक इयादा कर लेते हैं। तो बच्चों, पिछली जमात में आपने समझा था कि किसी चीज़ पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को हम क़ुव्वत कहते हैं, और क़ुव्वत हमेशा दो अज़्साम के दरमियान बाहमी अमल की वजह से होती है। यानी जब कभी भी दो अज़्साम आपस में एक बाहमी अमल करते हैं तो उसके नतीजे में क़ुव्वत लगती है। फिर आपने पढ़ा था किसी भी चीज़ पर लगने वाली क़ुव्वत कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी हम कहते हैं कि किसी जिस्म पर लगने वाली क़ुव्वत की एक मिक़दार होती है जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और क़ुव्वत हमेशा जिस्म पर किसी एक ख़ास सिमत में लगती है। क़ुव्वत की मिक़दार को नापने के लिए, पैमाइश के लिए हम जिस SI इकाई का इस्तेमाल करते हैं वो न्यूटन है। आपने ये भी पढ़ा था कि जब किसी जिस्म पर दो या दो से ज़्यादा क़ुव्वतें एक ही सिमत में अमल करती हैं तो वो तमाम क़ुव्वतें आपस में जमा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक जिस्म पर 5 न्यूटन क़ुव्वत लगती है और 3 न्यूटन क़ुव्वत लगती है, अगर ये दो क़ुव्वतें उस जिस्म पर एक ही सिमत में लगती हैं तो उस पर लगने वाली जुमला क़ुव्वत दोनों का मजमुआ होती है, यानी 5 + 3 8 न्यूटन होती है। उसी तरह एक जिस्म पर अगर दो या दो से ज़्यादा क़ुव्वतें मुखालिफ सिमत में अगर अमल करती हैं तो उस जिस्म पर लगने वाली जुमला क़ुव्वत उन दोनों क़ुव्वतों का फ़र्क होती है। इस मिसाल में फिर हम मिसाल लेके देख सकते हैं कि अगर एक जिस्म पर एक सिमत में क़ुव्वत अगर 5 न्यूटन लग रही है, दूसरी सिमत में क़ुव्वत अगर 3 न्यूटन अगर लग रही है तो उस जिस्म पर लगने वाली जुमला क़ुव्वत 5 - 3 यानी 2 न्यूटन होती है। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि किसी जिस्म पर अगर क़ुव्वत अमल करती है तो उस जिस्म पर क्या असरात हो सकते हैं या क्या असरात पैदा हो सकते हैं। आपने सीखा था किसी जिस्म पर अगर क़ुव्वत अमल करती है, अगर कोई जिस्म हालत सुकून में है, ठहरा हुआ है, और उसके ऊपर अगर हम क़ुव्वत लगाते हैं तो वो जिस्म हरकत करना शुरू करता है। इसका मतलब जो भी जिस्म हरकत करता है इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई क़ुव्वत अमल कर रही होती है। उसी तरह अगर कोई जिस्म पहले से हरकत में है और अगर हम एक क़ुव्वत उसकी मुखालिफ सिमत में लगाते हैं तो वो जिस्म अपनी हालत हरकत से हालत सुकून में आ सकता है। तीसरी असर जो आपने पढ़ा था कि किसी कोई शे अगर हरकत कर रहा है और उस पर कोई क़ुव्वत अमल करती है तो अपनी हरकत की सिमत को तब्दील करता है, यानी क़ुव्वत किसी भी जिस्म की हरकत की सिमत में तब्दीली ला सकती है। उसी तरह कोई जिस्म अगर पहले से हरकत कर रहा है, अगर हम उसी सिमत में उस पर क़ुव्वत अगर लगाते हैं तो उस जिस्म की रफ्तार में इजाफ़ा होता है। और आखिर में आपने पढ़ा था किसी शे पर अगर हम क़ुव्वत लगाते हैं, जैसे एक बॉल है, अगर उस पर हम क़ुव्वत लगाते हैं तो उसकी शक्ल में तब्दीली वाक़ होती है। तो ये तमाम नुकात थे जिसे हमने पिछली जमात में, है ना, बेहतर तरीके से हमने इसको बहस किया था, डिस्कस किया था। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क़ुव्वत की किस्में। तो हमारे अतराफ़ हम कह सकते हैं कि जुमला
5 किस्म की क़ुव्वतें पाई जाती हैं। उनमें उज़लाती क़ुव्वत जिसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, रगड़ यानी फ्रिक्शन, मकनातीसी क़ुव्वत यानी मैग्नेटिक फोर्स, बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कशिश सुक़ल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जुमला 5 किस्म की क़ुव्वतें होती हैं। इन 5 किस्म की क़ुव्वतों को फिर से हम 2 कैटेगरी में या 2 हिस्सों में बांटते हैं और वो होती है इत्तिसाली क़ुव्वतें और गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें। उज़लाती क़ुव्वत और रगड़ ये दोनों इत्तिसाली क़ुव्वतें कहलाती हैं, जबकि मकनातीसी क़ुव्वत, बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत और कशिश सुक़ल ये तीनों क़ुव्वतें गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें कहलाती हैं। अब हम यहाँ समझेंगे कि इत्तिसाली क़ुव्वतें और गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें क्या होती हैं और उसके बाद हम एक एक करके इन क़ुव्वतों के बारे में मज़ीद मालूमात को हासिल करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इत्तिसाली क़ुव्वतें क्या होती। तो क़ुव्वतें जो 2 चीज़ों के दरमियान आपसी रब्त की वजह से वाक़ होते हैं। जब कोई भी 2 जिस्म आपसी रब्त में आते हैं और उसकी वजह से जो क़ुव्वत वाक़ होती है, ऐसी क़ुव्वतों को हम इत्तिसाली क़ुव्वतें कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, इत्तिसाली क़ुव्वतें जो 2 चीज़ों के दरमियान है ना, कोई भी 2 चीज़ें अगर आपसी ताल्लुक़ में आते हैं, आपसी रब्त में आती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं और उसकी वजह से जो क़ुव्वतें लगती है, इन क़ुव्वतों को हम इत्तिसाली क़ुव्वतें कहते हैं। तो इत्तिसाली क़ुव्वतों में पहली किस्म है उज़लाती क़ुव्वत। तो उज़लात के अमल के नतीजे में लगने वाली क़ुव्वत उज़लाती क़ुव्वत कहलाती है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं तमाम जानदार उज़लात से बने होते हैं, जैसे हम मज़ल्स बोलते हैं। तो उज़लात के अमल की वजह से जो क़ुव्वत लगती है, इस क़ुव्वत को हम उज़लाती क़ुव्वत कहते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए टेबल पर रखी हुई किताब है, इसको उठाने के लिए कुछ वक्त कुछ क़ुव्वत दरकार होती है। जब हम किताब को अपने हाथों से उठाते हैं तो हमारे हाथ के उज़लात किताब पर क़ुव्वत लगा रहे होते हैं। कोई भी चीज़ जिसको अगर हमको उठाना होता है तो हमको अपने मस्कुलर फोर्स या उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल करके चीज़ों को उठाते हैं। उसी तरह फ़ुटबॉल को चोट मारने के लिए, किक मारने के लिए पैर के उज़लात के ज़रिए क़ुव्वत लगाई जाती है। इंसान और जानवर दोनों काम करने के लिए उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टहलना, चलना, दौड़ना, उछलना, चढ़ना, चीज़ों को उठाना, धकेलना, खींचना, मोड़ना वगैरह। ये तमाम काम करने के लिए इंसान और जानवर दोनों अपने उज़लात का इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक शख्स का रिक्शे को खींचना, एक शख्स रिक्शे को चलाता है तो उसके पैर के उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल करता है। उसी तरह एक बच्चे का साइकिल चलाना, साइकिल चलाने के लिए भी पैर के उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह एक शख्स का कुएं से पानी निकालना, कुएं से पानी निकालने के लिए हाथ के उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम मिसालें उज़लाती क़ुव्वत के इस्तेमाल की मिसालें हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे उज़लात की क़ुव्वत ही होती है जो हमें मुख्तलिफ़ काम करने के काबिल बनाती है। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शख्स एक साइकिल चला रहा है जहाँ पे अपने पैर के उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए साइकिल को चलाता है। उज़लात की क़ुव्वत न सिर्फ बैरूनी काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदरून, हमारे जिस्म के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ अज़ा होते हैं उनके उज़लात की क़ुव्वत हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे निज़ाम हज़म में ग़िज़ा की नाली की हरकत ग़िज़ा को धकेलने में मदद देती है ना। इसको हम आसानी से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं। जब हम ग़िज़ा करने वाला ग़िज़ा की नाली से गुज़रता है तो ये ग़िज़ा की नाली के जो उज़लात होते हैं फैलते और सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा को नीचे की तरफ धकेला जाता है। उसी तरह फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना सांस के लिए मददगार होता है। फेफड़ों के जो उज़लात होते हैं जब वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, इससे हमको अपनी सांस लेने में मदद मिलती है। उसी तरह दिल का धड़कना दिल के उज़लात की वजह से मुमकिन हो सकता है।
इन्हीं मिसालों को आप शक्ल में बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे ग़िज़ा की नाली में किस तरह एक ग़िज़ा का जो निवाला होता है उज़लात के फैलने और सिकुड़ने की वजह से ये नीचे की तरफ हरकत करता है। ठीक उसी तरह फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, ये फेफड़ों के उज़लात की क़ुव्वत होती है जिसकी वजह से फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं और इससे हमें सांस लेने में या छोड़ने में आसानी होती है। ठीक उसी तरह दिल का धड़कना, ये दिल के उज़लात के फैलने और सिकुड़ने, दिल के उज़लात की जो क़ुव्वत होती है उसकी वजह से उज़लात फैलते और सिकुड़ते हैं और जानदार ज़िंदा रह पाते हैं। बच्चों, जानवर जैसे बैल, ऊँट, घोड़ा है ना, इनके उज़लाती क़ुव्वत का इंसान अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे बैल को खेती बाड़ी के लिए काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह बैल को खेती बाड़ी के काम में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बैल के उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए उसके खेती बाड़ी का काम लिया जाता है ना। उसी तरह घोड़ा, ऊँट को टांगा या बंडी खींचने के लिए उनके उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह हाथी को लकड़ी के बड़े बड़े जो कुंदे होते हैं उनको हटाने के लिए उसके उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको आप इन तस्वीरों में भी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जैसे आप शक्ल में देख सकते हैं, घोड़े को टांगा खींचने के लिए है ना, उनके पैर के जो उज़लात होते हैं उससे काम लिया जाता है। ठीक उसी तरह बैल को खेती बाड़ी के लिए उनके जो मस्कुलर फोर्स होता है, उज़लाती जो क़ुव्वत होती है उसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए, खेतों को जोतने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह हाथी के उज़लात की क़ुव्वत को लकड़ी के बड़े बड़े कुंदे या बड़ी वज़नी चीज़ों को हटाने के लिए इन जानवरों के उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि उज़लाती क़ुव्वत किसी जिस्म पर उसी वक्त अमल करती है जब वो हमारे जिस्म या जानवरों के उज़लात के साथ रब्त में आते हैं, ताल्लुक़ में आते हैं। ठीक है, इसलिए उज़लाती क़ुव्वत एक इत्तिसाली क़ुव्वत है। यानी जब भी हम कोई भी अपने मज़ल की क़ुव्वत का, उज़लात की क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, किसी चीज़ को ढकेलने के लिए, तो हमें उस चीज़ के, हमारे उज़लात उस चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, रब्त में आते हैं, इसलिए उज़लात की क़ुव्वत एक इत्तिसाली क़ुव्वत कहलाती है। तो दूसरी इत्तिसाली क़ुव्वत की मिसाल है रगड़, जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वो क़ुव्वत जो हमेशा हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है, रगड़ कहलाती है। रगड़ ये भी एक क़ुव्वत है और ये हमेशा जिस्म जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में हरकत करता है, हमेशा उसकी मुखालिफ सिमत में ये क़ुव्वत अमल करती है। और याद कीजिए बच्चों, आपको बताया गया था कि जब भी क़ुव्वत किसी जिस्म पर लगती है तो अगर उसी सिमत में लगती है तो उस जिस्म की रफ्तार को बढ़ा देती है, लेकिन अगर कोई क़ुव्वत एक जिस्म की हरकत की मुखालिफ सिमत में लगती है तो वो उसकी रफ्तार को कम कर देती है या उसको हालत सुकून में लाती है। तो इस बात को आप ज़हन नशीं कर दीजिए ताकि आपको रगड़ को समझने में और आसानी हो। चलिए यहाँ पे एक मिसाल के ज़रिए हम रगड़ की क़ुव्वत को समझने की कोशिश करते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं कि कैसे एक गेंद अगर आप ज़मीन पर फेंक देते हैं तो वो कुछ फासला तय करता है और उसकी रफ्तार कम होते होते आखिर में वो सुकून की हालत में आ जाता है। तो ऐसे क्यों होता है? यहाँ पर जब गेंद ज़मीन पर लुढ़कता है तो ज़मीन उस गेंद पर, गेंद की हरकत की जो सिमत है उसके मुखालिफ सिमत में क़ुव्वत लगाती है, जिसकी वजह से गेंद की रफ्तार कम होती है और आहिस्ते से आखिर में वो गेंद सुकून की हालत में आ जाता है। तो यहाँ पे हरकत करता गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस गेंद पर इसकी हरकत की मुखालिफ सिमत में कोई क़ुव्वत लग रही है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार में कमी आती है और आगे जाकर है ना, इसकी रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है और आगे जाकर ये रुक जाता है, हालत सुकून में आता है। और हमको पता है कोई जिस्म को हालत सुकून में लाने के लिए उस पर एक क़ुव्वत मुखालिफ सिमत में अमल करना ज़रूरी होता है। तो ये गेंद जो लुढ़कते हुए हालत सुकून में आ रहा है, इसका मतलब ज़मीन इस गेंद पर इसके हरकत की मुखालिफ सिमत में एक क़ुव्वत लगा रही होती है, जिसकी वजह से ये गेंद हालत सुकून में आता है। और यही क़ुव्वत जो किसी भी जिस्म के हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है, इसको हम रगड़ या रगड़ की क़ुव्वत कहते हैं।
हमेशा दूसरी बात होती है कि रगड़ की क़ुव्वत हमेशा दो सतहों के बीच में अमल करती है। तो इस मिसाल में गेंद की सतह और ज़मीन की सतह, इन दो सतह, ये दो सतह हैं जिनके दरमियान रगड़ की क़ुव्वत अमल करती है। और एक मिसाल देख सकते हैं, जब हम साइकिल चलाते चलाते उसका पैडल मारना छोड़ देते हैं तब साइकिल कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है, जो साइकिल के टायर होते हैं और ज़मीन की जो सतह होती है, उन दोनों सतहों के दरमियान कौन सी क़ुव्वत अमल कर रही होती है? रगड़ की क़ुव्वत अमल कर रही होती है। ठीक है, तो जब भी हम साइकिल चलाते हैं और पैडल मारना छोड़ देते हैं तो साइकिल की रफ्तार आहिस्ते आहिस्ते कम होती है और आगे जाकर साइकिल हालत सुकून में आती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ज़मीन होती है और साइकिल के जो टायर की सतह होती है और ज़मीन की जो सतह होती है, तो ज़मीन साइकिल के टायर के सतह के बीच में रगड़ की क़ुव्वत अमल करती है, जिसकी वजह से साइकिल की रफ्तार कम होती है और आखिरकार वो हालत सुकून में आ जाती है। ठीक है, उसी तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ढलान है, एक टेबल है ना, जिस पर एक ढलान है। अगर आप इस पर एक मोबाइल को रखकर आहिस्ते से अगर छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो मोबाइल कुछ दूरी पर सरकने के बाद रुक जाता है, गिरता नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल यहाँ पे नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। ठीक है, तो मोबाइल की हरकत की सिमत नीचे ढलान की तरफ है, क्योंकि ये मोबाइल इस ढलान की सतह पर है ना हरकत कर रहा है। तो इन दोनों की सतहों के दरमियान एक और क़ुव्वत अमल करती है जो इस मोबाइल के हरकत की सिमत के मुखालिफ में करती है। ठीक है, और इसी क़ुव्वत को हम रगड़ की क़ुव्वत कहते हैं। तो रगड़ की क़ुव्वत की वजह से मोबाइल कुछ दूर खिसकने के बाद वो रुक जाता है और नहीं गिरता। नेज़ हमारा ज़मीन पर चलना भी क़ुव्वत रगड़ की वजह से होता है। हम ज़मीन पर अच्छे से चल पाते हैं और हम गिरते नहीं हैं। ये इस वजह से होता है कि हमारे पैर के और ज़मीन के दरमियान रगड़ की वजह से हम ज़मीन पर मजबूती से ठहर पाते हैं, चल पाते हैं। वही अगर हम किसी चिकनी सतह पर आसानी से नहीं चलते हैं, क्योंकि चिकनी सतह पर क़ुव्वत रगड़ कम होती है, जिसकी वजह से हम मजबूती से चिकनी सतह पर नहीं चल पाते हैं और गिर जाते हैं। खैर, तो बच्चों, यहाँ पे हमने इत्तिसाली क़ुव्वतों के बारे में पढ़ा। पहली उज़लाती क़ुव्वत और दूसरी रगड़ की क़ुव्वत। चलिए, दूसरी जो क़ुव्वत है गैर इत्तिसाली क़ुव्वत। गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें क्या होती हैं? क़ुव्वतें जो दो चीज़ों के दरमियान आपसी रब्त के बग़ैर वाक़ होती हों, गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें कहलाती हैं। यानी दो क़ुव्वतें, दो जिस्म के दरमियान क़ुव्वतें तो लग रही है, लेकिन उनके दरमियान कोई आपसी कांटेक्ट नहीं है, आपसी ताल्लुक़ नहीं है। उसके बावजूद अगर उनके दरमियान जो क़ुव्वतें लगती हैं, ऐसी क़ुव्वतों को हम गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें कहते हैं। यानी गैर इत्तिसाली क़ुव्वतों में एक जिस्म दूसरे जिस्म पर क़ुव्वत लगाता है, उससे ताल्लुक़ में आए बगैर, उससे रब्त में आए बगैर। तो गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें जैसे हमने पहले ही देखा तीन तरह की हैं, मक़नातीसी क़ुव्वत, बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत और कशिश सुक़ल। ये तीनों क़ुव्वतें गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें होती हैं। तो गैर इत्तिसाली क़ुव्वतों में हम पहले समझेंगे मक़नातीसी क़ुव्वत। प्यारे बच्चों, जैसे आप मक़नातीस से बख़ूबी वाकिफ़ हैं, मक़नातीस से खेलते हैं। मक़नातीस लोहे या लोहे से बनी अशिया को अपने तरफ कशिश करता है। जैसे लोहे की कील हो, लोहे के पिंस हो, अगर आप उसको मक़नातीस के करीब ला जाते हैं तो वो मक़नातीस उन अशिया को अपनी तरफ कशिश करता है। क्योंकि लोहे की बनी अशिया जैसे कील या पिन मक़नातीस की तरफ हरकत करते हैं, इसका मतलब मक़नातीस उन पर एक क़ुव्वत लगा रहा होता है। जैसे शक्ल में आप देख सकते हैं कि एक मक़नातीस के करीब में जब हम एक कीली से लोहे से बनी कील रखते हैं तो वो उसकी तरफ कशिश होती है, हरकत करता है। इसका मतलब मक़नातीस इस लोहे की बनी कील पर एक क़ुव्वत लगा रहा होता है। तो हम मक़नातीसी क़ुव्वत की तारीफ़ इस तरह बयान कर सकते हैं, मक़नातीस के ज़रिए लगने वाली क़ुव्वत मक़नातीसी क़ुव्वत कहलाती है। मक़नातीस के ज़रिए लगाई जाने वाली क़ुव्वत मक़नातीसी क़ुव्वत कहलाती है।
तो यहाँ पे स्टील, निकल, कोबाल्ट से बनी अशिया पर मकनातीस की क़ुव्वत लगाता है। क्या मकनातीस तमाम अशिया पर क़ुव्वत लगाता है? तो जवाब है नहीं। मकनातीस लोहा या लोहे जैसी बनी अशिया पर मकनातीस की क़ुव्वत लगाता है। इन अशिया को हम मकनातीसी अशिया कहेंगे, जबकि तांबा, लकड़ी, शीशा, पेपर वगैरह इन अशिया पर मकनातीस अपनी मकनातीसी क़ुव्वत नहीं लगाता है, तो इन अशिया को हम गैर मकनातीसी अशिया कहेंगे। तो जब हम एक मकनातीस को आहिस्ते से लोहे के कील या लोहे की बनी अशिया के करीब लाते हैं तो कुछ फासले पर से ही वो अशिया कूद कर मकनातीस से चिपक जाती हैं। चूँकि मकनातीस लोहे की बनी अशिया से राब्ते में आए बगैर, कांटेक्ट में आए बगैर उन अशिया को अपनी तरफ कशिश करता है या उन पर मकनातीसी क़ुव्वत लगाता है, इसलिए हम मकनातीसी क़ुव्वत को एक गैर इत्तिसाली क़ुव्वत कहते हैं। मकनातीस और लोहे की बनी अशिया के दरमियान क़ुव्वत हमेशा कशिश की होती है, यानी मकनातीसी अशिया को हमेशा कशिश करता है। जैसे हम शक्ल में देख सकते हैं, मकनातीस ये लोहे की बनी अशिया है, तो इनके दरमियान हमेशा किस किस्म की क़ुव्वत होगी? इनके दरमियान हमेशा कशिश की क़ुव्वत होगी। उसी तरह जिस तरह एक मकनातीसी अशिया पर मकनातीसी क़ुव्वत लगाता है, ठीक उसी तरह एक मकनातीस दूसरे मकनातीस पर भी मकनातीसी क़ुव्वत लगाता है। तो दो मकनातीस के दरमियान जो मकनातीसी क़ुव्वत होती है वो कशिश भी हो सकती है या दिफा भी हो सकती है। कशिश भी हो सकती है या दिफा भी हो सकती है। कशिश का मतलब एक दूसरे के करीब आना, दिफा का मतलब एक दूसरे को दूर धकेलना। तो दो मकनातीस के दरमियान क़ुव्वत, मकनातीसी क़ुव्वत या तो कशिश वाली होती है या दिफा होती है या धकेल भी हो सकती है। तो किसी भी मकनातीस के दो सिरे होते हैं। कोई भी मकनातीस हम लेते हैं तो उसके दो सिरे या दो कोने होते हैं। मकनातीस के इन कोनों को या सरों को हम क़ुतुबैन कहते हैं। तो किसी भी मकनातीस के दो सरे या क़ुतुब होते हैं। सरों का मतलब होता है कोने। एक सरे को हम शुमाली क़ुतुब या नॉर्थ पोल कहेंगे और दूसरा क़ुतुब जुनूब क़ुतुब कहलाता है। तो कोई भी मकनातीस हम लेते हैं तो उसके दो कोने होते हैं, दो सरे होते हैं। एक कोई भी मकनातीस को हम जब आज़ादाना तौर पे लटकाते हैं तो हमेशा मकनातीस का एक सरा शुमाली क़ुतुब की तरफ होता है और दूसरा सरा जुनूबी क़ुतुब की तरफ होता है। तो मकनातीस का वो कोना या वो सरा जो शुमाल की जानिब होता है वो शुमाली क़ुतुब कहलाता है और जो जुनूब की जानिब होता है वो जुनूबी क़ुतुब कहलाता है। तो दो मकनातीस के अगर एक मकनातीस का शुमाल क़ुतुब और दूसरे का शुमाल क़ुतुब, एक मकनातीस का जुनूब क़ुतुब और दूसरे का जुनूब क़ुतुब, ये यकसा क़ुतुब कहलाते हैं। उसी तरह दो मकनातीस में एक मकनातीस का शुमाल क़ुतुब दूसरे का जुनूब क़ुतुब या एक मकनातीस का जुनूब क़ुतुब और दूसरे का शुमाल क़ुतुब, ये गैर यकसा क़ुतुब कहलाते हैं। तो गैर यकसा क़ुतबैन हमेशा एक दूसरे की जानिब कशिश करते हैं। दो क़ुतुब, दो मकनातीस के जो गैर यकसा क़ुतुब होते हैं, यानी एक मकनातीस का शुमाल और दूसरे का जुनूब, ये हमेशा आपस में एक दूसरे से कशिश करते हैं। और यकसा क़ुतबैन यानी एक मकनातीस का जुनूब दूसरे मकनातीस का जुनूब क़ुतुब, एक मकनातीस का शुमाल और दूसरे मकनातीस का शुमाल क़ुतुब, ये हमेशा एक दूसरे को धकेलते हैं या दिफा करते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा? मकनातीस हमेशा मकनातीसी अशिया पर हमेशा कशिश की क़ुव्वत लगाते हैं, जबकि एक मकनातीस या दो मकनातीस के दरमियान जो क़ुव्वत होती है, मकनातीसी क़ुव्वत होती है, वो कशिश भी हो सकती है या दिफा भी हो सकती है। क्योंकि एक मकनातीस बग़ैर किसी रब्त में आए, बग़ैर किसी कांटेक्ट में आए, दूसरे मकनातीस पर एक फ़ासले पर से ही क़ुव्वत लगाता है, इसलिए मकनातीस के ज़रिए दूसरे मकनातीस पर लगाई गई मकनातीसी क़ुव्वत भी एक गैर इत्तिसाली क़ुव्वत की मिसाल है। अब हम दो मकनातीस के दरमियान क़ुव्वत कशिश और धकेल को देखने के लिए, यानी पिछले स्लाइड में जैसे आपने देखा, ठीक है,
यही सरगर्मी इस सरगर्मी में हम देख सकते हैं, या इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कैसे गैर यकसा खुतबैन के दरमियान कशिश की क़ुव्वत पाई जाती है और यकसा खुतबैन के दरमियान क़ुव्वत दिफा पाया जाता है। चलिए, मक़नातीस के बारे में इतनी मालूमात हासिल करने के बाद हम देखेंगे कि मक़नातीस की जो क़ुव्वत होती है, मक़नातीस क़ुव्वत का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल होता है। कई खिलौने जो बच्चे हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं, इन खिलौनों में मक़नातीस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई खिलौने में मक़नातीस नस्ब किए गए होते हैं, मक़नातीसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मक़नातीसी क़ुव्वत की वजह से खिलौने काम करते हैं। यानी इन खिलौनों को चलाने के लिए आमतौर पे इन खिलौनों में मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और मोटर में मक़नातीस नस्ब किए गए होते हैं और जिनमें मक़नातीसी क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है इन खिलौनों को चलाने में। ठीक उसी तरह रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ों को बंद रखने के लिए इन मक़नातीसी पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के जो दरवाजे होते हैं, फ्रिज के जो दरवाजे होते हैं, उनमें मक़नातीसी पट्टियाँ लगी होती हैं, ठीक है, ताकि ये ठीक तरह से ये बंद हो। रद्दी या कबाड़ अशिया से लोहे की अशिया को अलग करने के लिए बरक़ी मक़नातीस के ज़रिए पैदा होने वाली ताकतवर मक़नातीस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोहे का जो कबाड़ होता है या कबाड़ जो होता है, उसमें लोहे की अशिया को अलग करने के लिए ख़ास मक़नातीस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बरक़ी मक़नातीस कहते हैं। इस बरक़ी मक़नातीस की जो ताकतवर मक़नातीसी मैदान होता है, एक मक़नातीसी मैदान की वजह से लोहे की बनी अशिया मक़नातीस से चिपक जाती हैं। इस तरह लोहे की अशिया को एक कबाड़ से अलहदा किया जाता है। चलिए, इससे पहले कि हम अगली गैर इत्तिसाली क़ुव्वत के बारे में पढ़ें, हम कुछ बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। हमारे अतराफ़ में चार्जर्स जो होते हैं ना, बैटरी को आपने देखा होगा, बैटरी के ऊपर एक मनफी अलामत और दूसरी तरफ मुस्बत अलामत लिखी होती है। या वायर जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्विच में जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं हम दो वायरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक को मुस्बत वायर और एक को मनफी वायर कहते हैं। तो हमारे अतराफ़ में या आप पिछली जमातों में जौहर या एटम के मुतालिक पढ़ चुके हैं। जौहर या एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नामी ज़र्रात पाए जाते हैं, जिन्हें हम चार्जर्स कहते हैं। तो ये चार्जर्स दो तरह के होते हैं। चार्जर्स को हम उर्दू में बर्क़ बरदार या बरक़ी मोर्चे कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, मुस्बत चार्ज और मनफी चार्ज। जो चार्जर्स, ये चार्जर्स अगर किसी शे पर, किसी जिस्म पर अगर सुकून की हालत में पाए जाते हैं, तो इसे हम बरक़ी सुकूनी हालत कहते हैं। यानी चार्जर्स अगर हरकत ना कर रहे हों, एक जगह ठहरे हों, तो हम ऐसे चार्जर्स को बरक़ी सुकूनी हालत कहते हैं। चार्जर्स की इस हालत को बरक़ी सुकूनी हालत कहते हैं। तो दो मुनासिब जिस्म के दरमियान, जो मुनासिब जिस्म को अगर हम आपस में रगड़ पैदा करते हैं, तो इसके ज़रिए से उन जिस्म पर चार्जर्स को पैदा किया जा सकता है। किसी जिस्म पर अगर चार्जर्स सुकून की हालत में होते हैं, तो उसे हम बारशुदा जिस्म कहेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे समझिए, हम अगर दो मौजू जिस्म लेते हैं और उनको आपस में रगड़ पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से एक जिस्म पर चार्जर्स आ जाते हैं, तो अब हम उस जिस्म को बारशुदा जिस्म या चार्ज बॉडी कहेंगे। जब भी कोई जिस्म पर चार्जर्स आ जाते हैं या वो बारशुदा हो जाता है, तब वो दूसरी अशिया पर, दूसरी गैर बारशुदा जिस्म पर या दूसरे बारशुदा जिस्म पर एक क़ुव्वत लगाता है। इस क़ुव्वत को हम बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पे आपको चार्जर्स के बारे में उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चार्जर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, मुस्बत चार्जर्स और मनफी चार्जर्स। और जब किसी जिस्म पर मुस्बत चार्ज या मनफी चार्ज आ जाता है, तो हम ऐसे जिस्म को बारशुदा जिस्म कहेंगे। और जब भी कोई जिस्म बारशुदा हो जाता है, तो दूसरे गैर बारशुदा जिस्म या दूसरे बारशुदा जिस्म पर
एक क़ुव्वत लगाता है और इस क़ुव्वत को हम बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कहते हैं। तो बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत को हम तारीफ़ इस तरह बयान कर सकते हैं, किसी बारशुदा जिस्म के ज़रिए किसी दूसरे बारशुदा या बग़ैर बार वाले जिस्म पर लगाई गई क़ुव्वत बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कहलाती है। यानी एक जिस्म जो बारशुदा है वो दूसरे गैर बारशुदा जिस्म या दूसरे बारशुदा जिस्म पर जो क़ुव्वत लगाता है, इस क़ुव्वत को हम बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक से बनी कंघी को जब हम अपने सूखे बालों में फिराते हैं तो ये बारशुदा हो जाती है। एक कंघे को अगर हम अपने सूखे बालों में 1 मिनट घुमाते हैं तो उस पर चार्जेस आ जाते हैं और वो किस तरह हो जाता है, बारशुदा हो जाता है। और जब हम इस कंघे को, बारशुदा कंघे को कागज़ के छोटे टुकड़ों के करीब लाते हैं तो कागज़ के छोटे टुकड़े उस कंघे के चिपक जाते हैं या कंघी की तरफ कशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। अगर हम एक कंघी लेते हैं और अपने सूखे बालों में तकरीबन 1 मिनट तक अगर कंघे को फिराते हैं, फिर इसे कागज़ के छोटे टुकड़ों के करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि कंघी कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश कर रहा होता है। हम इसको इस तरह समझते हैं कि जब कंघी को बालों में फिराया जाता है और कंघी के दरमियान और बाल के दरमियान रगड़ की वजह से कंघी पर चार्जेस आ जाते हैं और ये बारशुदा हो जाता है। और जब हम इस कागज़ के छोटे टुकड़ों जो गैर बारशुदा होते हैं के करीब लाते हैं तो कंघी जो बारशुदा है वो कागज़ के टुकड़ों पर एक क़ुव्वत लगाती है, यानी बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत लगाती है, जिसकी वजह से कागज़ के छोटे टुकड़े कंघी की तरफ कशिश करते हैं। तो ये शक्ल में आप देख सकते हैं, कंघी को सर में तकरीबन सूखे बालों में 1 मिनट तक घुमाने के बाद अगर हम कागज़ के छोटे टुकड़ों के करीब कंघी को लेके आते हैं तो ये कागज़ के छोटे टुकड़े जो गैर बारशुदा होते हैं वो कंघी की तरफ बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत की वजह से कशिश करते हुए चिपक जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस चीज़ का भी मुशाहिदा किया होगा कि जब सूखे मौसम में जब हम पॉलिस्टर या टेरिलिन के बने कपड़े उतारते हैं तो हमारे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। अक्सर ये मुशाहिदा किया होगा कि गर्मियों में जब हम कपड़े उतारते हैं जो पॉलिस्टर या टेरिलिन के बने होते हैं तो हमारे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह भी बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत होता है। जब हम कपड़े निकालते हैं तो हमारे जिस्म के बीच और कपड़े के बीच में रगड़ की वजह से कपड़ों पर चार्ज आ जाते हैं और कपड़े बारशुदा होते हैं जो बालों को कशिश करते हैं। उसी तरह हवा भरे हुए गुब्बारे को जब हम किसी तालीफ़ी कपड़े जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन के साथ रगड़ते हैं और फिर उसे एक दीवार पर दबाते हैं तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। यहाँ पे दीवार जो गैर बारशुदा है और गुब्बारा जो बारशुदा है के दरमियान कशिश की वजह से बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत होती है। यानी गुब्बारे को हम एक तालीफ़ी कपड़े से रगड़ते हैं जिसकी वजह से गुब्बारे पर चार्जेस आ जाते हैं और गुब्बारा बारशुदा कहलाएगा। और इस बारशुदा गुब्बारे को अगर हम किसी दीवार के पर दबाते हैं जो दीवार गैर बारशुदा होती है और गुब्बारा यहाँ पे बारशुदा है तो ये बारशुदा गुब्बारा दीवार पर बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत लगाता है और इस बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत की कशिश की वजह से गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है। ठीक है, इसको आप शक्ल में देख सकते हैं। एक शख्स एक गुब्बारे को अपने सर पर रगड़ रहा है जिसकी वजह से इस रगड़ की वजह से गुब्बारे पर चार्जेस आ जाते हैं और गुब्बारा बारशुदा कहलाएगा और वो जो बाल होते हैं जो गैर बारशुदा होते हैं उनको कशिश करता है जिसकी वजह से बाल इस शख्स के बाल खड़े हो गए। तो एक बारशुदा जिस्म दूसरे जिस्म पर बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत एक फासले पर से ही लगाता है बग़ैर किसी रब्त में आए, दूर से ही दूसरे बारशुदा जिस्म पर बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत लगाता है। इसलिए बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत भी एक गैर इत्तिसाली क़ुव्वत कहलाती है। तो मक़नातीसी क़ुव्वत की तरह बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कशिश या दिफ़ा हो सकती है और यह हालात पर मुनहसिर करती है। यानी बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कशिश भी हो सकती है, दिफ़ा भी हो सकती है और यह हालात पर मुनहसिर करती है।
तो हमेशा याद रखिए एक बारशुदा जिस्म जो होता है, चाहे वो मुस्बत बारशुदा हो या मनफी बारशुदा हो, हमेशा एक गैर बारशुदा जिस्म को कशिश करता है, यानी उनके दरमियान कशिश की क़ुव्वत पाई जाती है। जैसे पिछली मिसाल में हमने देखा कंगा जहाँ पे बारशुदा है और पे पर जो गैर बारशुदा है ये कंगे की तरफ यानी बारशुदा जिस्म पर की तरफ कशिश करते हैं, यानी एक बारशुदा जिस्म और दूसरा गैर बारशुदा जिस्म के दरमियान हमेशा कशिश की क़ुव्वत पाई जाती है। जबकि दो बारशुदा जिस्म, अगर हम दो जिस्म जो दोनों भी बारशुदा हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे को कशिश कर सकते हैं या दिफा कर सकते हैं। यकसां बार रखने वाले, यकसां चार्ज रखने वाले जो जिस्म होते हैं वो एक दूसरे को दिफा करते हैं, यानी एक जिस्म पे ऊपर मनफी चार्ज पाया जाता है और दूसरे पर भी मनफी और एक पर मुस्बत या दूसरे पर मुस्बत चार्ज पाया जाता है, तो ये आपस में एक दूसरे को दिफा करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। ठीक उसी तरह दो बारशुदा जिस्म जिन पर मुख्तलिफ चार्जेस पाए जाते हैं ये एक दूसरे को कशिश करते हैं, यानी एक जिस्म पर चार्ज मुस्बत है दूसरे जिस्म पर चार्ज मनफी है, तो ये आपस में एक दूसरे को कशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज की क्लास में मुख्तलिफ किस्म की गैर किस्मों की क़ुव्वतों की किस्मों के बारे में पढ़ा। चलिए इस चीज़ का हम एक टाइम इयादा कर लेते हैं। तो आपने इस सबक में क्या सीखा, इस क्लास में क्या सीखा? क़ुव्वतें दो अक़साम की होती हैं, इत्तिसाली क़ुव्वतें और गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें। इत्तिसाली क़ुव्वतों में उज़लाती क़ुव्वत और रगड़ हैं और गैर इत्तिसाली क़ुव्वतों की मिसाल में मक़नातीसी क़ुव्वत, बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत और कशिश सुक़ल है। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी किताब में है ना इन सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। क़ुव्वत के दो अक़साम कौन से हैं, इत्तिसाली और गैर इत्तिसाली क़ुव्वतों के दरमियान फ़र्क क्या पाया जाता है, और उसी तरह यहाँ पे खाली जगहों को पुर कीजिए। कोई बारशुदा जिस्म गैर बारशुदा जिस्म की तरफ क्या रखता है। मक़नातीस का शुमाल क़ुतुब दूसरे मक़नातीस के शुमाल क़ुतुब को डैश करता है। ठीक उसी तरह एक तीर अंदाज तीर को निशाने पर मारने के लिए कमान को खींचता है और तीर को तब छोड़ देती है जब वो निशानी की तरफ बढ़ने लगती है। इस मालूमात की बुनियाद पर दी गई इस्लाहात का इस्तेमाल करके मंदरजे ज़ैल खाली जगहों को पूर कीजिए। कमान को खींचने के लिए तीर अंदाज के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत किसकी मिसाल है, और तीर की हरकत की हालत तब्दील करने के लिए ज़िम्मेदार क़ुव्वत की किस्म डैश की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों आप कोशिश कीजिए इन सवालात के जवाब देने का। इन सवालात के जवाब को हम अगली क्लास में आपको जवाब बताए जाएंगे, फिर हम अगली क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।